मैं आप सभी को जिस तरह से प्रश्न उत्तर बताऊंगा, आप सभी को वीडियो में ही यानी कि क्लास में ही आप सभी को प्रश्न उत्तर याद हो जाएंगे। ये सभी प्रश्न हर एक साल पूछे जाते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे, यानी कि आप सभी अच्छे से 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे से आप सभी करिए। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सभी ज्योग्राफी का 12th क्लास ज्योग्राफी का ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि 80% यानी कि 80% चांस है कि आप सभी को 2025 के बोर्ड परीक्षा में इन सभी प्रश्न में करीब 10 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है। इसीलिए प्यारे बच्चों, आप सभी क्लास में एंड तक बने रहिएगा ताकि आप सभी को सारा प्रश्न उत्तर समझ में आ सके। और एक बात, आप सभी अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मैंने आप सभी को बता दिया है ये सभी प्रश्न कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे मेरा काम है आप सभी को समझाना और पढ़ना आपको पड़ेगा और एग्जाम में यानी कि 2025 के बोर्ड परीक्षा में लिखना भी आपको पड़ेगा। आई होप कि आप सभी मेरी बातें यहां तक समझ गए होंगे, क्योंकि आप सभी समझदार हैं, 12th क्लास के विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और जान लीजिए। मैं हूं आपका अपना प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम आर्ट्स। अगर आप सभी 12th क्लास की तैयारी या फिर अपने भाइयों एवं बहनों को, चाचा भतीजा को, किसी को भी 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम सभी क्लास को एकदम बेझिझक शुरू करते हैं। एक सेकंड वेट कीजिएगा। चलिए, आप सभी तैयार हो क्लास करने के लिए। आप सभी एकदम जी जान लगा के पढ़ाई करिएगा, ठीक है। आप सभी जो आज के वीडियो में प्रश्न देखोगे, ठीक है, आप सभी जो आज के वीडियो में प्रश्न देखोगे, ये सभी प्रश्न 2025 के, ठीक है, 2025 के नए पैटर्न पर आधारित है। यानी कि मेरा मतलब है ये सभी प्रश्न पूरे बुक से, ठीक है, ज्योग्राफी का जो बुक है, सब बुक से पूरे छांट के ये सभी प्रश्न लाए गए हैं, ठीक है। टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप सभी ध्यान से देख लेना, नहीं तो पछताओगे, ठीक है। अगर आप सभी का एक भी प्रश्न छूट गया तो समझ लो एग्जाम में 1 नंबर कट गया, ठीक है। चलिए ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम सभी क्लास को शुरू करने वाले हैं। प्रश्न है सबसे पहला, संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, ठीक है। मैं आप सभी को एकदम ठेठी भाषा में, बिहारी स्टाइल में, यानी कि अपने दोस्तों की तरह, अपने भाई एवं बहनों की तरह मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसलिए बोलता हूं आप सभी ध्यान से समझना और अच्छे से मेरी बातों को समझना, ठीक है। अभी गाड़ी घोड़ा इतना चल रहा है, मेरा दिमाग पक गया है, ठीक है। खैर वो सब बातें छोड़ो, हम सभी को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है। चलिए, संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है, जो हम सभी एक देश से दूसरे देश संदेश भेजते हैं, दूसरे देश का संदेश जो लाते हैं, उसका आदान प्रदान क्या कहलाता है, ठीक है। मतलब भेजना और लाना, उसके बीच का जो डिफरेंसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं। दूरसंचार, परिवहन, वक्तव्य या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। प्रश्न है सबसे पहला, संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, ठीक है। अगर आप सभी को मालूम है तो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो मैं आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आप सभी को 50 बार बोल चुका हूं, ध्यान से देख लो यार, ध्यान से देख लो। अपने दोस्तों को बोल दो, वीडियो को सेव कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। चलिए, संदेशों का आदान प्रदान दूरसंचार कहलाता है, ठीक है। आप सभी को याद हो गया, संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, बताओ। दूरसंचार, ठीक है, याद रखना आप सभी, ठीक है। संदेशों का आदान प्रदान दूरसंचार कहलाता है, ठीक है। देखो 2025 के बोर्ड परीक्षा में बिहार बोर्ड ने यह घोषित किया है, मतलब बिहार बोर्ड ने यह नोटिस दिया है कि ज्यादा भारी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। 2025 के बोर्ड परीक्षा में आप सभी को 12th वालों का बोल रहा है, ठीक है। 10th वालों के लिए मेरे को मालूम नहीं है, ठीक है। 10th वालों के बारे में मेरे को मालूम नहीं है, ठीक है। मैं आप सभी को 12th क्लास की तैयारी करवाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास की तैयारी, ठीक है। कभी काल 10th क्लास के भी वीडियो आ जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, 12th क्लास के बिहार बोर्ड ने यह घोषित किया है कि आप सभी को हल्का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। भारी प्रश्न आप सभी को नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, संदेशों, क्योंकि बाढ़ के कारण, ठीक है, जो अभी पूरा बिहार राज्य में अभी पूरा पानी से यानी कि बाढ़ से पीड़ित है बहुत सारे राज्य, ठीक है। जैसे ले लो अररिया ले लो, दरभंगा हो गया, कटिहार हो गया, नेपाल हो गया। नेपाल को छोड़ो, नेपाल तो पहले से डूबल है, ठीक है। ये कटिहार हो गया, ठीक है। ये सभी अभी बाढ़ से पूरा पीड़ित हैं, ठीक है। इसलिए बिहार बोर्ड ने यह घोषित किया है कि आप सभी को हल्का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, संदेशों का आदान प्रदान दूरसंचार कहलाता है, ठीक है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, अगर वीडियो को स्किप करोगे, ठीक है, अगर वीडियो को थोड़ा सा भी भगाओगे तो पछताओगे, ठीक है। संदेशों का आदान प्रदान दूरसंचार कहलाता है, ठीक है। मैं आप सभी को वही क्वेश्चन प्रमोट करूंगा, यानी कि मैं आप सभी को वही क्वेश्चन शेयर करूंगा जो क्वेश्चन आप सभी को पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, अगला देखिएगा क्वेश्चन क्या 2 नंबर में, फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है। बहुत ही खास क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है, ठीक है। फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, क्या हो सकता है। आप सभी कमेंट में बताना, फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है। आप सभी को पता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, मालूम है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, आप सभी का सही आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा, ठीक है। फरीदाबाद हरियाणा का एक शहर है, ठीक है। फरीदाबाद हरियाणा का एक शहर है, याद रखना। यही सब क्वेश्चन पूछेगा, 100% 80% आप सभी को यही सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या 3 नंबर में, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। बहुत ही खास क्वेश्चन,
आप सभी कमेंट में बताइएगा सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को आप सभी ध्यान से देखो, आप सभी क्वेश्चन को समझते नहीं हो, आप सभी टिक मार देते हो गलत आंसर में। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? गंगा नदी, यमुना नदी, कोसी नदी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। ठीक है, चौथा ऑप्शन है नर्मदा नदी। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन को आप सभी समझो, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? समझे? समझ गए होंगे। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? ठीक है, 3 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी पर। याद रखना आप सभी। ठीक है, गंगा, यहाँ पर क्या बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पर गंगा नदी में टिक मार देते हैं। ठीक है, जो कि आप सभी का गलत आंसर होगा। ठीक है, अगर आप सभी गंगा नदी में टिक मार दोगे बिहार बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, अगर आप सभी गंगा नदी में टिक मार दोगे तो आप सभी का गलत आंसर हो जाएगा। याद रखना आप सभी। ठीक है, और अदर जितने भी बोर्ड वाले बच्चे देख रहे हैं, जैसे यूपी बोर्ड का हो गया, एमपी बोर्ड, आप सभी भी, आप सब मेरी बातों को ध्यान से सुना। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। याद रखना आप सभी। ठीक है, 3 का राइट आंसर ऑप्शन डी, नर्मदा नदी पर। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए गंगा नदी पर टिक मत मारना। ठीक है, ध्यान से देख लो, इसलिए बोलता हूं आप सभी को ध्यान से देखने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 4 नंबर में, मेकानगर की जनसंख्या कितनी होती है? बहुत बच्चे यहां पर भी गलती करते हैं। मेकानगर की जनसंख्या कितनी होती है? 10 लाख, 50 लाख से कम, 50 लाख से अधिक, 1 लाख से कम? बताओ। मैं आप सभी को 2 सेकंड का समय देता हूं, आप सभी सोचो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, और मुझे कमेंट में बताओ मेकानगर की जनसंख्या कितनी होती है। ठीक है, बहुत बच्चे यहां पर 10 लाख में टिक मारते हैं, लेकिन आप सभी का गलत आंसर है। ठीक है, 50 लाख से अधिक होगा। ठीक है, 50 लाख से अधिक मेकानगर की जनसंख्या होती है। याद रखना आप सभी। ठीक है, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 50 लाख से अधिक। ठीक है, याद हो गया आप सभी को। चलिए अब बढ़ते हैं 5 नंबर की क्वेश्चन करें। 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन है 5 नंबर में, भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है? ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, पूछो मत आप सभी। ठीक है, भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण। ठीक है, भारत में, ठीक है, भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है? ठीक है, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है बताया आप सभी को? इस क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है? देखो, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है, भारत में जो युवा लोग हैं, ठीक है, जैसे हम सभी, जिसका शादी नहीं हुआ है, जो अनमैरिड है, ठीक है, जिनका शादी नहीं हुआ, जिनका जो बेरोजगार बैठा हुआ है, ठीक है, उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है जो वह बेरोजगार बैठा है? ठीक है ना, उसके अंदर शिक्षा है। अगर आप सभी 2 अक्षर पढ़ नहीं लोगे तो आप सभी को कहीं पर काम नहीं मिलेगा। ठीक है, आज के दौर में आप सभी को, अगर आप सभी को लिखना पढ़ना नहीं आता है तो आप सभी को कहीं पर भी काम नहीं मिलेगा। ठीक है, विवाह, ठीक है, अगर आपके अंदर पैसा नहीं है, आपके अंदर किसी भी प्रकार का हुनर नहीं है तो आपको कोई लड़की भी नहीं देगी। ठीक है, यानी कि आपसे कोई शादी भी नहीं करेगा। ठीक है, और ये तो अधिकतर आजकल लव मैरिज चलता है, मेरे को मालूम है आजकल लव मैरिज चलता है। ठीक है, चलिए समझ गए आप सभी। चलिए अगला देखिएगा, ऑप्शन क्या है देखिएगा। अगला ऑप्शन है शिक्षा। ठीक है, मैंने आप सभी को शिक्षा के बारे में भी बता दिया, और काम और रोजगार। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया ना, अगर आप सभी के अंदर मतलब क लिखने के लिए, अ लिखने के लिए भी आप सभी को मालूम नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो एग्जाम्पल तौर पर आप सभी को अ लिखने के लिए नहीं आता है, ठीक है, क लिखने के लिए नहीं आता है, तो समझ लो आप सभी को कोई कोनो काम और रोजगार, मतलब आप सभी को कोई काम नहीं देगा। ठीक है, काम आप सभी को कोई काम नहीं देगा, आप सभी को कहीं काम मिलबे नहीं करेगा, कोनो काम ही नहीं, आप सभी को जाके दौड़ छुछवाओ फालतू का। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी का वेबसाइट। ठीक है, देखो यहाँ देखो आगे में लिखा हुआ है, भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या? बताओ 5 का राइट आंसर क्या होगा? बताओ 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, काम और रोजगार। ठीक है, 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी, काम और रोजगार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, याद रखना आप सभी। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर कोनो ना हुनर है, ना कोनो पैसा है, कोनो धंधा खोलने का कोई तरीके नहीं है, ठीक है, वो काम और रोजगार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण काम और रोजगार। ठीक है, याद रखना आप सभी। ठीक है, व्यवसाय में टिक मत मारना। ठीक है, मैं आप सभी को थोड़ा सा मजाक किया था। ठीक है, व्यवसाय में टिक मत मारना आप सभी, काम और रोजगार में टिक मारना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 6 नंबर में, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क का नाम बतावे। ठीक है, बहुत ही खास क्वेश्चन है। भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क का नाम, सीमांत मार्ग, ट्रांस मेट्रो सड़क, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? मालूम है आप सभी को, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क का नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, है ना जी। आप सभी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग हो जाएगा। ठीक है, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। ठीक है, 6 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आप सभी ध्यान से देख लो, और वीडियो का नोट्स चाहिए तो आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आप सभी, अगर आप सभी वीडियो का नोट्स चाहिए, आप सभी को वीडियो का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, नहीं समझे? अगर आप सभी वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हो तो आप सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर आप सभी को टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आप सभी को हर एक वीडियो का पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क का नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 7 नंबर में, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ये तो इतना ज्यादा खास क्वेश्चन है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, जैसे आप सभी का पिता होगा, ठीक, भूगोल का पिता कौन है? रेटजेल, हमबोल्ट रेटजेल होगा ना। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? रेटजेल को, याद रखना आप सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, रेटजेल को। ठीक है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक रेटजेल को कहा जाता है। ठीक है, चलिए यहां तक आप सभी को प्रश्न उत्तर याद हो गया? एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 8 नंबर में, हाँ वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। ठीक है, वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर देना। आप सभी के एक लाइक से आप सभी के एक लाइक से मुझे और मेरी टीम को मोटिवेट मिलता है। ठीक है, ताकि आप सभी के लिए आगे वीडियो बना सकूं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं आप सभी को जल्द ही जल्द
एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूं, ठीक है। 1K सब्सक्राइब पूरा दो, आप सभी करीब 950 पूरा चुका है, ठीक है। आप सभी 1K सब्सक्राइब पूरा दो, मैं आप सभी को एक सरप्राइज दूंगा, ठीक है। चलिए ये सब बातें छोड़िए, आप सभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ठीक है। खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है बताओ। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, 8 नंबर में जो प्रश्न है खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन मतलब बहुत बच्चे समझ गए होंगे और बहुत बच्चे नहीं समझे, मैं उसको बताना चाहता हूं, ठीक है। देखो खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है, खरीफ फसल का मतलब क्या होता है पहले आप सभी ये समझ लो, ठीक है। खरीफ फसल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ठीक है। चना हो गया, मटर हो गया, और एक एग्जांपल ले लो जैसे कि सरसों हो गया, मटर हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, ज्वार हो गया, ये सभी खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं, याद रखना आपसे भी, ठीक है। और रबी फसल के अंतर्गत क्या 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 आते हैं, रबी फसल के अंतर्गत धान आते हैं, याद रखना आपसे भी, ठीक है। रबी फसल के अंतर्गत धान आते हैं, ठीक है, याद रखना आपसे भी, ठीक है। मकई, धान ये सभी रबी फसल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जबकि खरीफ फसल के अंतर्गत गेहूं आते हैं। आप सभी को यह क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है, याद रखना आप भी, ठीक है। आप क्वेश्चन 8 नंबर में खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है खरीफ फसल जैसे कि गेहूं हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, इसको किस महीने में बोया जाता है और किस महीने में काटा जाता है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है, ठीक है। खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है, अक्टूबर से मार्च या फिर जनवरी से अप्रैल, जून से सितंबर, मार्च से या फिर जुलाई, क्या हो सकता है बताओ। खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है बताओ, मालूम है आप सभी, कमेंट कीजिएगा। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जी, जून से सितंबर, ठीक है। जून से सितंबर महीने में, ठीक है, जून के महीने में इसे बोया जाता है, जून जुलाई में इनको बोया जाता है, ठीक है। गेहूं को, ज्वार को, चना को जून जुलाई में बोया जाता है, ठीक है। और सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है, ठीक है, फसल बनके तैयार हो जाता है, याद रखना आप सभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। 9 नंबर में क्या कहें, एक सेकंड क्वेश्चन है, किस नगर क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। बहुत ही खास क्वेश्चन, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, क्या हो सकता है। आप सभी दिमाग पे जोड़ दो, ठीक है, आप सभी अपने दिमाग पे जोड़ दो और सोचो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया हो, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। किस नगर क्षेत्र में, ठीक है, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है, ठीक है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दिल्ली में, ठीक है, याद रखना आप सभी, ठीक है। जिस भी बच्चे को मालूम नहीं है और जिस बच्चे को प्रश्न उत्तर याद नहीं होता है, ठीक है, आप सभी एक बार मात्र और एक बार पहले आप सभी एक बार क्लास को एंड तक देख लो, ठीक है। फिर उसके बाद एक बार और वीडियो को देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद एक बार फिर से क्लास को एंड तक देख लेना, ठीक है। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं आप सभी को वीडियो में ही क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये एक ट्रिक था, ठीक है, क्योंकि मैं आप सभी को वीडियो के शुरू में बताया था आप सभी को एक ही बार में क्लास में क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा, ठीक है। बस यही एक ट्रिक है, आप सभी वीडियो को 2 बार देख लेना, ठीक है। जिस बच्चे को याद नहीं होता उसे मेरे को मालूम है 90% बच्चे को प्रश्न उत्तर याद हो जाता होगा, ठीक है। और जो वही बच्चे हैं जो बच्चे पढ़ने में मन, जिस बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता है उसी बच्चे को प्रश्न उत्तर याद नहीं होता होगा, ठीक है। वही बच्चे 2-4 बार वीडियो को देख लेना, याद हो जाएगा, ठीक है। किस नगर क्षेत्र में, ठीक है, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है, दिल्ली में, याद हो गया आप सभी को। 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या 10 नंबर में, हाँ, ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है। बहुत ही खास क्वेश्चन, ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है। फेजेंडा, एजेंडा, मिल्पा या फिर इनमें से कोई भी नहीं, बताओ। मालूम है आप सभी को ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है, ठीक है। 10 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फेजेंडा, याद रखना आप सभी, ठीक है। ब्राजील के कॉफी बागान को फेजेंडा कहा जाता है, ठीक है। ब्राजील के कॉफी बागान को क्या, फेजेंडा, ठीक है। चलिए 11 नंबर में क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है। सबको मालूम है कानपुर, दुर्ग, छत्तीसगढ़, बोधगया, क्या हो सकता है, ठीक है। सबको मालूम है यार, सबको मालूम है चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ एक राजधानी नगर, याद रखना आपसे भी, ठीक है। कानपुर नहीं है, दुर्ग भी नहीं है, ठीक है, और बोध गया, ठीक है, ये भी नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है। 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एक सेकंड रुकिएगा। 12 नंबर में क्वेश्चन है, रबी की फसल कब तैयार हो जाती है। देखो मैंने आप सभी को बोला ना, ये क्वेश्चन आप सभी को पूछ सकता है, ठीक है। आप सभी क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखना, ठीक है। आप सभी क्वेश्चन बैंक का नाम सुने होंगे, बहुत बच्चे सुने होंगे, और कितने कितने बच्चे क्वेश्चन बैंक का नाम सुने, अपना नाम कमेंट में लिख देना, ठीक है। हाँ, रबी की फसल कब तैयार होती है, मैंने आप सभी को बताया था। रबी फसल का मतलब क्या होता है, ठीक है। रबी फसल का मतलब हो गया गेहूं हो गया, ना गेहूं नहीं हुआ, क्या होता है यार, खरीफ होता है कि रबी फसल होता है, ठीक है। हाँ, रबी फसल मतलब होता है जैसे धान हो गया, ठीक है, धान हो गया, मकई हो गया, ये सभी रबी फसल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और खरीफ फसल के अंतर्गत क्या होगा बताओ, गेहूं होगा, ठीक है। गेहूं, चना, मटर ये सभी खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए रबी की फसल कब तैयार हो जाती है, ठीक है। मतलब इसको रबी की फसल जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर ले लो धान, ठीक है। धान कब बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। धान पक के कब तैयार हो जाता है, मालूम है आप सभी को, शीत के ऋतु में, ठीक है। यानी कि शीत ऋतु में मतलब ठंड के ऋतु में, ठीक है। वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, इनमें से कोई नहीं, क्या हो सकता है बताओ। 12 का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, शीत ऋतु में, यानी कि ठंड की ऋतु में, ठीक है। ठंड लास्ट में, ठीक है। आप एग्जाम्पल तौर पर ले लो,
अब ठंडी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। आज कितनी तारीख है, आज है करीब 2 अक्टूबर, ठीक है। आज गांधी जयंती है क्या, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है ना, हाँ 2 तारीख है, 2 तारीख 10वां महीना 2024, ठीक है। आज देखो आज से ठंडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आज से ठंडी स्टार्ट हो जाएगा, आप सभी को आज से ठंड लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कल से नवरात्रि भी है, आप सभी को कलश स्थापन कल से है, ठीक है। कल 3 तारीख है, 3 तारीख 10वां महीना 2024, ठीक है। और कितने बच्चे घर में कलश बैठता है अपना नाम कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके लिए जय माता दी, ठीक है। इससे बातें छोड़ो, रबी की फसल कब तैयार होती है, शीत ऋतु में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, शीत ऋतु में, याद रखना आप सभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप सभी एक बार बोलिएगा दुर्गे मैया की, ठीक है। क्वेश्चन है 13 नंबर में, 2 देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाते हैं, बहुत ही खास क्वेश्चन है, ठीक है। हम सभी बीच में पढ़ते पढ़ते एक बार मजाक भी कर लेंगे, हंसते हंसते हम सभी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। 2 देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाते हैं, पराया व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, खुली व्यापार, सेवा सर्विस व्यापार, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। सबको मालूम होगा 2 देशों के मध्य व्यापार को हम सभी अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। 2 देशों के मध्य व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, बहुत ही खास क्वेश्चन है। विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कर्नाटक में, दूसरा ऑप्शन है पंजाब में, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है बिहार, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, एक बार आप सभी क्वेश्चन को फिर से देखेंगे, ठीक है। प्रश्न था एक बार में 14 नंबर में, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, ठीक है। विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, मालूम है आप सभी को, नहीं मालूम है, ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा, ठीक है। विजयनगर इस्पात केंद्र कर्नाटक में अवस्थित है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, कर्नाटक में, ठीक है। और जो बच्चे प्रश्न नहीं देखे वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, ठीक है। चलिए आज देखिएगा क्वेश्चन क्या 15 नंबर में, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ का उपयोग होता है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है, ठीक है। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ का उपयोग होता है, कहवा, नहीं, कोको, चुकंदर, प्याज, ठीक है। चुकंदर प्याज तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। चॉकलेट में कोको का प्रयोग होता है, ठीक है। कोको, गन्ना, ये सभी चॉकलेट में उपयोग किया जाता है, ठीक है। 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही खास क्वेश्चन है और 100%, 80%, 90% आप सभी को यही सब प्रश्न पूछेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उपयुक्त सभी, ठीक है। सबका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। ये सभी प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत है, ठीक है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, ठीक है। यानी कि 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है, सबको मालूम होगा धारावी मलिन बस्ती मुंबई में स्थित है, ठीक है कि नहीं, दिल्ली में होगा कि पाकिस्तान में, ठीक है। धारावी मलिन बस्ती मुंबई में है, याद रखना आपसे भी, ठीक है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मुंबई में, ठीक है। धारावी मलिन बस्ती मुंबई में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक है। आप देखो ये जो क्वेश्चन है, एक सेकंड रुकिएगा, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन जो है 18 नंबर का, प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल तौर पे ले लो, जो किच्चक होते हैं, ठीक है, जो सिल्ला लोड़ी बनाते हैं, वो एक स्थान से, ठीक है, जो पक्षी वक्षी मार के खाते हैं उसे वो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो पक्षी वक्षी मार के खाते हैं वो एक स्थान से जो दूसरे स्थान पर जाते हैं, ठीक है। वो ऐसे समझो, सीधा सीधी समझो, कोई भी व्यक्ति एक स्थान से घर बना करके दूसरे स्थान पर रहने के लिए घर बना के जाते हैं, ठीक है। दूसरे स्थान पर घर बना के रहने लगते हैं, रहने के लिए जाते हैं, बातें की होता है, ठीक है। रहने लगते हैं, रहने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं, ज्योग्राफिक भाषा में प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं उसे क्या कहते हैं। देखो यहाँ पर बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, मालूम है आप सभी को। यहाँ पर देखो कितने बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पर टिक मार देते हैं। देखो ऑप्शन नंबर डी होगा शायद, हाँ प्रवर्तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, परिवर्तन होगा, ठीक है। प्रवर्चक होगा, यहाँ पर च होगा, ठीक है, प्रवर्चक, ठीक है। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, अप्रवासी, ठीक है। अगर आप सभी अप्रवासी में टिक मारोगे तो आप सभी को आंसर का उत्तर मिलेगा, ठीक है। मतलब आप सभी को 1 नंबर मिलेगा। अगर आप सभी दूसरे में टिक मार दोगे तो आप सभी का नंबर कट जाएगा, याद रखना आप सभी, ठीक है। आगे आपकी मर्जी है, मेरा काम था आप सभी को बताना, ठीक है। प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं उसे अप्रवासी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर में, देखिएगा एक सेकंड, बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन का करने का मतलब है बॉक्साइट सबसे ज्यादा कौन सा राज्य उगाता है, ठीक है। बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, उड़ीसा, गोवा, पंजाब, बिहार, क्या हो सकता है बताओ। बहुत बच्चे यहाँ पर भी गलती करते हैं, गोवा में टिक मारते हैं, ठीक है। गोवा में टिक मार देते हैं, लेकिन आप सभी का गलत आंसर है, उड़ीसा होगा, ठीक है। बॉक्साइट सबसे ज्यादा कौन उगाता है, उड़ीसा उगाता है, ठीक है, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा, ठीक है। बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य उड़ीसा, ठीक है। 100% आप सभी को यही सब प्रश्न पूछेंगे, या अच्छे से देख लो, ठीक है। चलिए 20 नंबर में क्या क्वेश्चन है, भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन है, ठीक है। देखो मैं आप सभी को एक बात बोलने वाला था,
अगर आप सभी जिस भी बच्चे का, ठीक है, जो भी बच्चे का, यानी कि जिस भी बच्चे का ज्योग्राफी में, ठीक है, ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव में डाउट है, ठीक है, जिनका ज्योग्राफी क्लियर नहीं हुआ है वह बच्चे, ठीक है, इस वीडियो के इस चैनल पर प्ले लिस्ट में जाना, ठीक है, इस चैनल पर जाना, आप सभी को प्ले लिस्ट मिलेगा, ठीक है, प्ले लिस्ट में ज्योग्राफी में, ठीक है, 12th क्लास ज्योग्राफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025, ठीक है, वह बच्चे, ठीक है, जिस बच्चे का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब ढीला है, ठीक है, जिसका अच्छे से तैयारी नहीं हुआ है, वो बच्चे एक एक करके वीडियो को एक एक वीडियो को अच्छे से देख लेना, ठीक है, एक एक क्लास को अच्छे से देख लेना। आपसे मैं लिख के दे सकता हूं, आप सभी का ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का खेले खत्म हो जाएगा, ऐसे समझो, ठीक है। और एक बात, आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा हाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, मैं देखता हूं उसके आगे चर्चा करूंगा, ठीक है। कल एक बच्चे कमेंट किया था, कल जो हिंदी का वीडियो आया था उस पर एक बच्चे कमेंट किया था, सर साइकोलॉजी का वीडियो बनाइए, ठीक है, साइकोलॉजी का वीडियो बनाइए यूट्यूब पर, ठीक है, कोई बात नहीं, कल साइकोलॉजी का वीडियो आएगा, ठीक है, 13 तारीख है कल, आज 2 तारीख है, आज ज्योग्राफी का वीडियो जाएगा, ठीक है, ये जो क्लास है, ठीक है, और कल 3 तारीख है, कल साइकोलॉजी का ही क्लास होगा, ठीक है, इसलिए आप सभी गांठ बांध के तैयार रहना जिस बच्चे का साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि हम सभी बहुत ही खास क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन हाँ थोड़ा मोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन हम सभी अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है, हम सभी को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखना है, ठीक है, दूसरे से मतलब नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि 5 लाख का बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड जिसे हम सभी बोलते हैं, स्मार्ट बोर्ड, ठीक है, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, ठीक है, इसलिए बोलता हूं आप सभी सपोर्ट करो, अगर आप सभी का भाई बहन बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर सके तो, ठीक है। चलिए, भारत का सबसे कम साक्षर राज्य, ये लो, ये कौन सा प्रश्न है 20 नंबर में, भारत का सबसे कम साक्षर राज्य अपना बिहार है, ठीक है, भारत का सबसे कम साक्षर राज्य अपना बिहार होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बिहार राज्य बहुत ही कम साक्षर है, ठीक है, इसको जल्दी से जल्दी विकसित बनाओ, ठीक है, इसको जल्दी से जल्दी आगे की ओर ले चलते हैं हम सभी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर में, गेहूं फसल उदाहरण है, बताओ, गेहूं फसल उदाहरण है, खरीफ फसल का मैंने आप सभी को बताया था, रबी फसल का, जायद का क्या हो सकता है, बताओ, गेहूं फसल उदाहरण है, बताओ 21 का सही उत्तर क्या हो सकता है, आप सभी को मालूम है, गेहूं फसल उदाहरण है, बताओ, मतलब मालूम है आप सभी को गेहूं फसल किसका उदाहरण है, गेहूं फसल रबी फसल का उदाहरण है, मैं आप सभी को बताया था। और खरीफ फसल के अंतर्गत क्या कहते हैं, खरीफ फसल के अंतर्गत धान, चना, मटर, वटर, ये सभी खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 22 नंबर में, मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया, बताओ, मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया, ठीक है, मनमोहन सिंह नहीं, डॉक्टर महबूब उलक जी, आप सभी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर महबूब उलक होगा, ठीक है। मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया था, डॉक्टर महबूब उलक ने विकसित किया था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या था इस नंबर में, एक सेकंड, निम्नलिखित में से किसका केंद्र बिंदु है, बताओ, क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड रुकिएगा, निम्नलिखित में से विकास का केंद्र बिंदु है, ठीक है, विकास का, किसका नहीं, विकास का, ठीक है, निम्नलिखित में विकास का केंद्र बिंदु है, बताओ, संसाधन तक पहुंच, शिक्षा, स्वास्थ्य, उपयुक्त सभी, ठीक है। मैं आप सभी को थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, निम्नलिखित में किसका केंद्र बिंदु, किसका बोल रहा हूं, विकास लिखा हुआ है, ठीक है, निम्नलिखित में विकास का केंद्र बिंदु, विकास मतलब क्या होता है, ठीक है, विकास मतलब बहुत बच्चे के मन में ये क्वेश्चन होगा, मैं बता देता हूं, ठीक है। विकास मतलब हो गया, अगर आप सभी अभी आप सभी का एज 12 साल का है, किसी का एज 14 साल का है, ठीक है, किसी का एज 18 साल का है, किसी का एज 20 साल का है, ठीक है, आप सभी आगे चल के विकास कैसे करोगे, ठीक है, अपने घर वालों का भरण पोषण कैसे करोगे, ठीक है, दो वक्त का रोटी आप सभी का दो वक्त का रोटी खाने के लिए आप सभी के पास पैसा कहां से आएगा, ठीक है, उसके लिए आप सभी को मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। विकास मतलब ये होता है, विकास मतलब ये होता है आप आगे चल के कैसे मतलब कार्य कैसे करोगे, ऐसे समझो, विकास का मतलब ये होता है आप सभी आगे चल के 2 पैसा ज्यादा कैसे कमा पाओगे, ठीक है, बिजनेस करके, ठीक है, बिजनेस ही एक ऐसा है आइडिया है, ठीक है, जिससे आप सभी 2 पैसा ज्यादा कमा सकते हो, ठीक है। मेरे लिए सरकारी नौकरी सबसे घटिया काम है, ठीक है, सरकारी नौकरी मेरे लिए सबसे घटिया काम है, ठीक है, वैसे जिसका मन है सरकारी नौकरी करो, मैं आप सभी को ऐसे एक ही सलाह दूंगा, आप सरकारी नौकरी मत करो, अपना बिजनेस खोलो, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में विकास का केंद्र बिंदु क्या है, संसाधन तक पहुंच, ठीक है, संसाधन मतलब क्या होता है, आप सभी के अंदर 2 टका हो, ठीक है, आपके अंदर 2 टका हो, ठीक है, आप सभी जैसे हर एक चीज खरीद सके, ठीक है, आप सभी हर एक चीज खरीद सकते हो। और शिक्षा, अगर आपके अंदर शिक्षा नहीं हो, ठीक है, मैं आपसे पहले भी बताया था, अगर आपके अंदर शिक्षा नहीं है, आप पढ़ने लिखने के लिए नहीं जानते हैं, अपना नाम लिखने के लिए नहीं जानते हैं, जोड़ने चितने के लिए नहीं जाते हैं, तो आप सभी के अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य, अगर आपका शरीर एवं आपका शरीर जो बॉडी है, ठीक है, बॉडी बोलते हैं हम सभी, ठीक है, अगर आप सभी अति नहीं, आप क्या बोलते हैं उसको, एक्सरसाइज, ठीक है, आप सभी एक्सरसाइज नहीं करते हो, थोड़ा मोड़ा एक्सरसाइज क्या करो, गांव के बालक हम सभी, ठीक है, गांव के बालक हम सभी थोड़ा मोड़ा एक्सरसाइज क्या करो, ठीक है, जिम पर तो जिम नहीं बन सकते, ठीक है, क्योंकि हम सभी के पास जिम पर उपलब्ध नहीं है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा, ठीक है, देव को हड्डी वड्डी फोड़ा करो, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी होगा, ठीक है, निम्नलिखित में विकास का केंद्र बिंदु है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या, एक सेकंड, 24 नंबर में क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, बताओ, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, ठीक है जी, आप सभी का सही आंसर है 2015 को, ठीक है, याद रखना आप सभी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है, यहाँ देखो लिख देता हूं मैं यहाँ पर 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी, ठीक है, याद रखना आप सभी, ठीक है, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ठीक है, 25 बोल रहा हूँ, 2015 होगा, ठीक है। चलिए, 25 नंबर में क्या क्वेश्चन है, आप सभी 1 सेकंड वेट कीजिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ठीक है।
चलिए, हाँ, भारत का सबसे बड़ा पतन कौन सा है बताओ, भारत का सबसे बड़ा पतन कौन है, ठीक है, पारादीप, हल्दिया, मुंबई, चेन्नई, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पतन मुंबई, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, मुंबई, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पतन, ठीक है, यहाँ देखो भारत लिखा हुआ है, ठीक है, चेन्नई नहीं भारत लिखा हुआ है, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पतन मुंबई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर में, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार कहां से कहां तक फैला हुआ है बताओ, राष्ट्रीय जलमार्ग, पहले क्वेश्चन को आपसे भी ध्यान से देखो, ठीक, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार कहां से कहां तक है, ठीक है, इलाहाबाद से प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज है, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है इलाहाबाद से कोलपक्कम, और तीसरा ऑप्शन है इलाहाबाद से हल्दिया, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है पटना से मुजफ्फरपुर, ठीक है। अब देखो मैं आप सभी को थोड़ा सा बताऊंगा, बहुत बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बैंक का, ठीक है, क्वेश्चन बैंक का आंसर आप सभी याद कर लेते हो, ठीक है, और आप सभी दूसरे टीचर, मतलब कोई आप सभी को और टीचर एक क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद कराए होंगे इलाहाबाद से हल्दिया, लेकिन इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या आप सभी को मालूम है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार कहां से कहां तक फैला हुआ है, इलाहाबाद से प्रयागराज तक, ठीक है। आप सभी ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए आप सभी गूगल पे सर्च कर सकते हो, चैट जीपीटी यूज कर सकते हो, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार कहां से कहां तक है, इलाहाबाद से प्रयागराज, ठीक है, इलाहाबाद से हल्दिया में टिक मत मारना, ठीक है, यहां देखो मैं आपसे बता देता हूं, आप सभी इसमें टिक मत मारना, ऑप्शन नंबर ए में टिक मार देना, ठीक है, इलाहाबाद से प्रयागराज याद रखना, ठीक है, उसे मेरा काम था आप सभी को बताना, ठीक है, उसे आप सभी चाहते हो तो ऑप्शन नंबर सी में टिक मारना, नहीं तो मेरा मतलब नहीं, ठीक है। अगर आप सभी बिहार बोर्ड एग्जाम में इलाहाबाद से हल्दिया में टिक मार दोगे तो आप सभी का गलत आंसर होगा, ठीक है, अगर आप सभी ऑप्शन नंबर ए में टिक मारोगे तो 1 नंबर पक्का मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर में, पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है बताओ, पानीपत, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ठीक है, क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन को, ठीक है, पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, बिहार में नहीं हो सकता है, ठीक है, बिहार में तो कुछ नहीं संभव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है हरियाणा में और पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, 27 नंबर में क्वेश्चन क्या था आप सिर्फ देखिएगा, 27 नंबर में क्वेश्चन था, पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, ठीक है, पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, हरियाणा में, याद रखना आप सभी, ठीक है, पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा में, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, हरियाणा में, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ठीक है। 28 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रानीगंज प्रसिद्ध है बताओ, ये रानीगंज नहीं, ठीक है, अररिया जिला का रानीगंज नहीं, ठीक है, जो आप सभी अररिया फारबिसगंज जानते हो, ये रानीगंज नहीं जिसमें काली मंदिर स्थित है, ठीक है, ये दूसरा रानीगंज है, ठीक है। और ये रानीगंज किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए, लोहा के लिए, कोयला के लिए, अभ्रक के लिए, ठीक है। रानीगंज जो है, ये जो रानीगंज है आप सभी को कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, ठीक है। ये रानीगंज है, ठीक है, हमारे घर के बगल में 18 किलोमीटर दूर है हमारे घर से रानीगंज, ठीक है, ये सब रानीगंज मत समझना, ठीक है, दूसरे शहर का, दूसरे राज्य का नाम बोल रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में रानीगंज प्रसिद्ध है कोयला के लिए, ठीक है, बस आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, निम्नलिखित में रानीगंज प्रसिद्ध है कोयला के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर में, निम्नलिखित में किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में बताओ, निम्नलिखित में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में है, ठीक है, ओपेक का, दक्षेस का, आसियान का, या फिर इनमें से कोई भी बताओ। आप सभी समझो, आप सभी समझते नहीं हो, ठीक है, पहले आप सभी समझो, ठीक है, निम्नलिखित में किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में, ठीक है। ऐसे आप सभी एक क्वेश्चन सुने होंगे, ठीक है, आप सभी एक प्रश्न हमेशा सुने होंगे, दक्षेस का मुख्यालय कहां पर है, काठमांडू में है, ठीक है, यही क्वेश्चन मैंने उल्टा दिया है, ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने उल्टा दिया था, ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे कंफ्यूज होते हैं और कितने बच्चे कंफ्यूज नहीं होते हैं, ठीक है। दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर दक्षेस, ठीक है। निम्नलिखित में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में, दक्षेस का, ऑप्शन नंबर बी दक्षेस का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर में, पर्वतों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, ठीक है, आप सभी क्लास में बोर नहीं हुए हो, ठीक है। चलिए पर्वतों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, ठीक है, सबको मालूम है सीढ़ी नुमा, ठीक है, पर्वतों पर सीढ़ी नुमा प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, ठीक है। अगर आप सभी किसी भी पहाड़ पे चढ़ोगे, बहुत बच्चे पहाड़ पे चढ़े होंगे, मैंने पहाड़ पे चढ़ा है, ठीक है, मैं पहाड़ पे चढ़ा हूं, मेरे को मालूम है, ठीक है। अगर आप सभी पहाड़ पे चढ़ोगे तो आप सभी देखे होंगे, ठीक है, बड़े बड़े पहाड़ पर कोई व्यक्ति घर बना के रहते हैं, ठीक है, कोई व्यक्ति घर बना के रहते हैं, वहीं पर खाते पीते सोते हैं, ठीक है, सीढ़ी नुमा, ठीक है। आप सभी पहाड़ पे चढ़ोगे तो आप सभी को सीधा दिखाई देगा, मतलब सीढ़ी, मतलब क्या बोलते हैं सीढ़ी, ठीक है, सीढ़ी आप सभी को दिखाई देगा, ठीक है, इधर घर उधर घर, इधर घर उधर घर, ठीक है, इसलिए बोलता हूँ सीढ़ी नुमा, ठीक है। पर्वतों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, सीढ़ी नुमा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है बताओ। पहले प्रश्न को देखो, पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है, गंगा। देखो यहाँ पर क्या बच्चे क्या गलती करते हैं, गंगा में टिक मारते हैं, ठीक है, गंगा में टिक मारते हैं, ठीक है, जो गलत आंसर है। पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है, महानदी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, महानदी पर, ठीक है। पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है, महानदी होगा, ठीक है। आप सभी को 31 नंबर का प्रश्न उत्तर याद हुआ नहीं हुआ, ठीक है, एक बार आप सभी फिर से समझ लो, पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है, महानदी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी महानदी, ठीक है। गंगा नदी में टिक मत मारना, ठीक है, आप सभी का गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 31 नंबर में, 32 नंबर में, देखो आज की वीडियो में 35 क्वेश्चन ही रहने दो, ठीक है। देखो हम सभी क्लास में बोर हो गए पढ़ते पढ़ते, ठीक है, आप सभी का कमेंट आता है सर ज्यादा क्वेश्चन मत पढ़ाइए, ठीक है,
वही क्वेश्चन पढ़ाइए जो क्वेश्चन हम सभी को पूछ सकता है, ठीक है, और वही क्वेश्चन हम सभी को पूछ सकता है जो क्वेश्चन हम सभी को पूछ सकता है 2025 के बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। इसलिए मैं कम क्वेश्चन लेके आता हूं, वही क्वेश्चन आप सभी को लेके आता हूं जो क्वेश्चन आप सभी को पूछ सकता है, ठीक है। चलिए 32 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है, बताओ निम्नलिखित में कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है, ठीक है। नवा सेवा, मंगलोर, कोलकाता, क्या हो सकता है बताओ, निम्नलिखित में कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है, ठीक है जी। आप सभी का सही आंसर है नवा सेवा, ठीक है। नवा सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है, ठीक है। याद हो गया आप सभी को, नवा सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर में, एक सेकंड। हथकरघा उद्योग है, बताओ हथकरघा उद्योग है, आधारभूत उद्योग, कुटीर उद्योग, स्वच्छंद उद्योग, क्या हो सकता है बताओ, हथकरघा उद्योग, ठीक है। हथकरघा उद्योग का मतलब क्या होता है, ठीक है, हाथ से किए गए काम। हथकरघा उद्योग का मतलब कुटीर उद्योग, ठीक है। भारत का सबसे क्या बोलते हैं, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा होता है, कुटीर उद्योग, ठीक है। ऑप्शन बी का राइट आंसर कुटीर उद्योग, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कुटीर उद्योग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर में, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है बताओ। सबको मालूम होगा औद्योगिकरण से जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है, उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। देखो औद्योगिकरण का मतलब होता है ये जो बड़े बड़े कारखाने हैं, गाड़ी घोड़ा हैं, ठीक है, ये मशीन, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, हॉस्पिटल में बड़े बड़े जो मशीनें हैं, बड़े बड़े नाव, ट्रेन, ब्रेन, जितना भी चीज़ है, इन सभी से जो प्रदूषण होता है उसे हम सभी औद्योगिकरण प्रदूषण बोलते हैं, ठीक है। याद रखना हम सभी, ठीक है। औद्योगिकरण से लाखों प्रदूषण बनते हैं, ठीक है। औद्योगिकरण से लाखों प्रदूषण, तो ऐसे समझो औद्योगिकरण के अंतर्गत लाखों प्रदूषण आते हैं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। जल प्रदूषण भी होगा, वायु प्रदूषण भी, ध्वनि प्रदूषण भी, ठीक है। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी बताओ। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, क्वेश्चन बैंक का आंसर याद कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बैंक का आंसर याद कर लेते हैं जो कि गलत आंसर है, ठीक है। मैं आप सभी को बताऊंगा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। 1965 में नहीं, 1966 में नहीं, 1968 में होगा राइट आंसर, ठीक है। 1978 में नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर 1968 में, ठीक है। आप सभी को याद हो गया भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1968 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। आई होप कि आप सभी को यहां तक प्रश्न उत्तर याद हो गया होगा मेरे द्वारा बताए गए टिप्स एंड ट्रिक्स से, ठीक है। अगर आप सभी को यहाँ तक प्रश्न उत्तर याद हो गया है तो ठीक है, आप सभी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगर आप सभी 12th क्लास की तैयारी और इस तरह का प्रश्न मतलब इस तरह का वीडियो रोजाना पाना चाहते हो तो ठीक है, हाँ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर करना आप सभी मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए आप सभी के पास बहुत ही कम समय है, आप सभी को इसी समय में बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप सभी अच्छे से पढ़ाई करिए और जम के तैयारी करिए, ठीक है। तब तक मिलते हैं कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू, ठीक है।